संथाल जनजाति की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। और सच कहूं तो इन नोट्स में जो पहली बात सामने आती है वो है इस समुदाय का विशाल आकार। हम किसी छोटे मोटे समूह की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 35% से भी ज्यादा है। मतलब हर 3 में से 1 से ज्यादा। वाह! ये आंकड़ा ही अपने आप में कहानी कहता है। जब कोई समुदाय इतना बड़ा होता है तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी राजनीति, हर चीज का वजन बढ़ जाता है। और इनका गढ़ है संथाल परगढ़ा, नाम से ही जाहिर है। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन्हें पहले साउतार के नाम से जाना जाता था और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नस्ली समूह से आते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का मतलब है कि वे भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प कड़ी उनकी भाषा से जुड़ती है। अच्छा। वे संथाली बोलते हैं, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का हिस्सा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑस्ट्रिक भाषाएं दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भारत के पूर्वी हिस्सों तक फैली हुई हैं। इससे पता चलता है कि संथालों की जड़ें इतिहास और संस्कृति में कितनी गहरी और दूर तक फैली हुई हैं। ये उनकी प्राचीनता और उनके व्यापक ऐतिहासिक संबंधों का एक सबूत है। वाह! मतलब भाषा के एक सूत्र से हम उनके हजारों साल पुराने सफर का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब उनके समाज के अंदर झांकते हैं। इन नोट्स बताते हैं कि उनका समाज बहुत ही व्यवस्थित है। 4 हड या वर्गों में बटा हुआ है: किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरूडी। और ये सिर्फ नाम नहीं है, हर हड की एक तय भूमिका थी। किस्कू हड को राजा या शासक वर्ग माना गया। मुर्मू हड पुजारी थे जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। सोरेन हड सिपाही या रक्षक थे और मरूडी हड जो सबसे बड़ा वर्ग था वो किसान और कारीगर थे। ये सुनकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था जैसा है, लेकिन क्या इन दोनों की? बिल्कुल, ये सवाल आना लाजमी है। कई लोग ये तुलना करते हैं। हाँ, ये तुलना करना सही होगा, क्योंकि यहाँ राजा और सिपाही जैसे शब्द एक तरह के पदानुक्रम, एक हायरार्की का एहसास कराते हैं। क्या इससे समाज में असमानता पैदा नहीं होती होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर यह वर्ण व्यवस्था जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी आत्मा बिल्कुल अलग है। संथाल समाज का ये विभाजन जन्म आधारित श्रेष्ठता पर नहीं, बल्कि काम के बंटवारे, मतलब फंक्शनल डिवीजन पर आधारित था। अच्छा। ये एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी जो समुदाय को चलाने के लिए बनाई गई थी। हर वर्ग का अपना सम्मान था और अपनी जिम्मेदारी थी। इसे जाति व्यवस्था की तरह कठोर और भेदभावपूर्ण समझना एक बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो ये समाज को चलाने का एक तरीका था। लेकिन यहाँ एक और परत है। इन 4 हट के अलावा समाज 12 गोत्रों में भी बटा है: हसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन वगैरह। और सबसे हैरान करने वाला नियम यह है कि आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो थोड़ा अजीब लगता है। समुदाय को एकजुट रखने के लिए तो अपनी ही लोगों में शादी होनी चाहिए, है ना? यही तो इस समाज की असली इंजीनियरिंग छिपी है। इसे सगोत्रीय विवाह निषेध या एक्सोगमी कहते हैं। इसका तर्क बहुत गहरा है। कैसे? सोचिए, जब आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते तो आपको मजबूरन दूसरे 11 गोत्रों में रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ये नियम खून के रिश्तों को अलग अलग काम करने वाले समूहों यानी हड के पार ले जाता है। एक किस्कू परिवार का बेटा एक मरूडी परिवार की बेटी से शादी करेगा, एक सोरेन परिवार की बेटी एक मुर्मू परिवार में जाएगी। मतलब ये हड वाली व्यवस्था समाज को काम के आधार पर बांटती है और गोत्र वाली व्यवस्थाओं से शादी ब्याह के जरिए एक साथ गूंथ देती है, ताकि कोई भी वर्ग खुद में सिमटकर अलग थलग ना पड़ जाए। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सामाजिक एकता बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पूरा समुदाय एक बड़े परिवार की तरह जुड़ा रहे। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सामाजिक डिजाइन है जो एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। विवाह की बात चलिए तो इस पर और बात करते हैं। सबसे आम शादी है किरिंग बापला, जो शायद माता पिता की रजामंदी से होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम हैं: किरिंग जवाई, इतुत, निर्बोलोक, सांगा, सेवा विवाह। इतनी तरह की शादियां क्यों? क्योंकि उनका समाज बहुत व्यवहारिक है। हर तरह की शादी एक अलग सामाजिक परिस्थिति का हल है। किरिंग बापला तो अरेंज मैरिज हो गई, जिसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का गरीब है और वधू मूल्य, जिसे संथाली में पोन कहते हैं, नहीं चुका सकता, तो क्या वो शादी नहीं करेगा? नहीं, उसके लिए कोई तो रास्ता होगा। बिल्कुल।
और वही रास्ता है सेवा विवाह। इसमें लड़का अपने होने वाले ससुर के घर जाकर कुछ समय तक काम करता है और अपनी मेहनत और सेवा से पौन चुकाता है। ये समाज की संवेदनशीलता दिखाता है कि हर किसी को परिवार बसाने का एक सम्मानजनक मौका मिलना चाहिए। ये तो कमाल है। और सांगा विवाह का भी जिक्र है। सांगा विवाह विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता स्त्री के पुनर्विवाह को कहते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना प्रगतिशील था। महिलाओं को दोबारा सम्मान के साथ जीवन शुरू करने का हक दिया गया था। और इन सबसे ऊपर एक बहुत जरूरी बात इन दस्तावेजों में साफ है, संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। ये उनकी सामाजिक समझदारी का बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल। तो एक ऐसा समाज जिसकी अपनी व्यवस्था है, अपने नियम हैं, इसे चलाने के लिए, इन नियमों को लागू करने के लिए जरूर कोई प्रशासनिक ढांचा भी होगा। गांव के स्तर पर चीजें कैसे काम करती थी? हाँ, यहीं पर मांझी व्यवस्था सामने आती है। हर संथाल गांव का एक अपना प्रधान होता है जिसे मांझी कहते हैं। लेकिन वो कोई तानाशाह नहीं है। उसकी मदद के लिए भी कोई होता होगा? हाँ, एक पूरी परिषद होती है। जोग मांझी गांव के युवाओं के आचरण और नैतिकता पर नजर रखता है। शादी ब्याह के मामलों में उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। पारानेक एक तरह से उप प्रधान होता है और गुड़ेत मांझी के संदेशों और फैसलों को गांव वालों तक पहुंचाने वाला संदेशवाहक होता है। मतलब एक पूरी तरह से काम करने वाली स्थानीय सरकार। हाँ। और ये लोग मिलते कहाँ थे? फैसले कहाँ लिए जाते थे? गांव के बीच में एक खास जगह होती है जिसे मांझी थान कहते हैं, अक्सर किसी बड़े पेड़ के नीचे। अच्छा। यहीं उनका संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ था। यहीं बैठकर गांव के जमीनी विवाद, पारिवारिक झगड़े, हर तरह के मसले सुलझाए जाते थे। ये दिखाता है कि वे बाहरी शासन पर कितने कम निर्भर थे। उनका अपना आत्मनिर्भर न्याय और प्रशासन का तंत्र था। और अगर कोई बड़ा अपराध हो जाए, कोई ऐसा काम जो पूरे समाज के खिलाफ हो, तब क्या सजा थी? इन नोट्स में एक शब्द बार बार आता है, बिटलाहा। इसे सबसे कठोर सजा बताया गया है। बिटलाहा सिर्फ सजा नहीं है, ये एक सामाजिक मृत्युदंड जैसा है। ओह। ये सजा यौन अपराधों या गोत्र के नियमों को तोड़ने जैसे गंभीर मामलों में दी जाती है। इसमें अपराधी को पूरे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सोचकर देखिए, एक छोटे आपस में गुंथे हुए समुदाय में जहां आपका अस्तित्व ही दूसरों पर निर्भर है, वहां आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपके साथ कोई खाएगा पिएगा नहीं, आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। ये तो किसी भी शारीरिक दंड से ज्यादा भयानक सजा होगी। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव जो पूरे समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनके लिए सामाजिक नियम और सामुदायिक सामंजस्य कितने ज्यादा मायने रखते थे। ये व्यवस्था उनके समाज को अंदर से मजबूत और अनुशासित रखती थी। चलिए, अब उनके रोजमर्रा के जीवन पर आते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था और आस्था पर। दस्तावेज कहते हैं कि संथाल मूल रूप से किसान हैं और बुनाई में माहिर हैं। हाँ, कृषि और जंगल ही उनके जीवन का आधार है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पहले वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी घुमंतू खेती करते थे। कुछ साल एक जगह खेती की, फिर जमीन को खाली छोड़कर आगे बढ़ गए। लेकिन बाद में वे स्थायी किसान बन गए। इस एक बदलाव ने तो उनकी पूरी दुनिया बदल दी होगी। बिल्कुल। घुमंतू जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ना एक क्रांतिकारी कदम था। इसका मतलब है गांव बसाना, एक ही जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करना, जमीन पर मालिकाना हक की भावना का आना, घर बनाना। इससे उनके जीवन में स्थिरता आई, जिसने उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को और गति दी। और व्यापार के लिए हाट का जिक्र है, यानी साप्ताहिक बाजार। हाट सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का केंद्र है। आसपास के गांव के लोग यहाँ अपनी फसल, सब्जियां, हाथ से बुने कपड़े बेचने आते हैं, जरूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, ये मिलने जुलने की जगह है। यहीं खबरें साझा होती हैं, रिश्ते तय होते हैं, दोस्ती होती हैं। हाट के बिना संथाल जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अब आते हैं उनकी आस्था पर, जो मुझे लगता है उनके जीवन के हर पहलू से जुड़ी होगी। उनके सबसे बड़े देवता हैं सिंह बोंगा या ठाकुर। सिंह बोंगा का मतलब है सूर्य देवता। उन्हें ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है। अच्छा। यहीं से आपको उनकी प्रकृति से निकटता का अंदाजा हो जाएगा। उनके दूसरे बड़े देवता हैं मारांग बुरु यानी पहाड़ देवता। सूरज, पहाड़, जंगल, नदी, यही उनके ईश्वर हैं।
उनके लिए प्रकृति कोई निर्जीव चीज नहीं, बल्कि एक जीवित दैवीय शक्ति है। और इन देवताओं की पूजा के लिए एक धार्मिक प्रधान भी होता है, जिसे नाइके कहते हैं। हाँ, जहाँ मांझी गांव का प्रशासनिक प्रमुख है, वहीं नाइके धार्मिक प्रमुख है। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं। नाइके गांव की तरफ से पूजा पाठ और बलि चढ़ाने जैसे अनुष्ठान करता है। और त्योहार? उनके त्योहार भी सीधे प्रकृति और खेती से जुड़े हैं। सोहराय फसल कटाई के बाद पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। बाहा या सरहुल फूलों का त्योहार है, जब साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं और नए साल का स्वागत होता है। ये त्योहार असल में प्रकृति का धन्यवाद करने का एक तरीका है। इन सब गहरी और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं के बीच नोट्स में जादू टोना और डायन प्रथा में विश्वास का भी जिक्र है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? इसे उनके विश्व दृष्टिकोण के हिस्से के तौर पर देखना होगा। कई पारंपरिक समाजों में अच्छी बुरी घटनाओं, बीमारियों और दुर्भाग्य को अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता है। यह उनकी मान्यताओं का एक अभिन्न अंग रहा है। हालांकि हमें ये भी मानना होगा कि आधुनिक समय में इसके, खासकर डायन प्रथा के, बहुत ही दुखद और नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। यहाँ तक हमने उनके समाज, उनकी व्यवस्था को समझा। लेकिन कोई भी समुदाय सिर्फ अपनी आंतरिक व्यवस्था से नहीं चलता, बाहरी दुनिया से उसका टकराव भी होता है। इन नोट्स में 2 ऐसी घटनाओं का जिक्र हैं जिन्होंने संथाल पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली, 1855 का संथाल हूल। हूल का मतलब है विद्रोह, और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। ये ब्रिटिश हुकूमत और उनके बनाए जमींदारों साहूकारों के बेरहम शोषण के खिलाफ एक महासंग्राम था। सिदो कान्हू का नाम मैंने सुना है। हाँ, सिधो, कान्हू, चांद और भैरम मुर्मू नाम के 4 भाइयों के नेतृत्व में हजारों संथालों ने अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने सम्मान के लिए हथियार उठा लिए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे अब अंग्रेजों का राज नहीं मानेंगे और अपना राज स्थापित करेंगे। एक आत्मनिर्भर समाज जो अपने नियमों से चलता था, उसे आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था और बाहरी महाजनों ने उनकी पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर गुलाम बनाया जा रहा था। संथाल हूल उस शोषण के खिलाफ इज्जत और आज़ादी की लड़ाई थी। भले ही इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने संथालों के अंदर संघर्ष की जो आग जलाई, वो आज तक उनकी पहचान का हिस्सा है। और संघर्ष का ये रूप 20वीं और 21वीं सदी में भी जारी रहा, लेकिन अब हथियार अलग थे। दूसरी बड़ी घटना जिसका जिक्र है वो है 2004 में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। ये 92वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ। सालों के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के बाद अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब क्या हुआ उनके लिए? इसका मतलब था कि अब संथाली में साहित्य रचा जाएगा, बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने और उसे बढ़ावा देने की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। कह सकते हैं कि 1855 का हूल अपनी जमीन बचाने के लिए था और 2004 की ये जीत अपनी जबान बचाने के लिए थी। बिल्कुल। तो इन सभी जानकारियों को जब हम एक साथ रखते हैं तो संथाल समुदाय की क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ कुछ परंपराओं या रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसने एक बेहद जटिल और प्रभावी सामाजिक व्यवस्था बनाई, जिसके पास अपनी आत्मनिर्भर न्याय और शासन प्रणाली थी, जिसकी आस्था प्रकृति की लय से बंधी हुई थी, और जिसने बाहरी शोषण के खिलाफ अपनी पहचान और सम्मान के लिए एक लंबा और गौरवशाली संघर्ष किया है, चाहे वो जंगल में तीर कमान से हो या दिल्ली में संसद के गलियारों में। तो आज हम झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति, उरांव जनजाति पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी सामाजिक संरचना, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। इनकी कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा है और इनका 90% हिस्सा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ही केंद्रित है। तो चलिए इस समुदाय को करीब से समझते हैं। जरूर। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये लोग मतलब मूल रूप से कहाँ के हैं?
स्रोत बताते हैं कि ये ऐतिहासिक रूप से दक्कन के निवासी थे। हाँ, और उनका मूल स्थान कोंकण क्षेत्र माना जाता है। कोंकण मतलब महाराष्ट्र गोवा वाला इलाका। जी, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो इस थ्योरी को और मजबूत करती है। उनकी भाषा? बिल्कुल, इनकी भाषा है कुडुख, जो द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। मतलब इसका संबंध तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं से है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये बात उनके दक्षिण भारत से संबंध होने की संभावना को एक तरह से पुख्ता करती है। तो अगर ये लोग दक्षिण से आए तो अपने साथ एक मजबूत सामाजिक ढांचा भी लाए होंगे। बहुत मजबूत और काफी व्यवस्थित भी। स्रोतों के अनुसार उराव समाज में 14 प्रमुख गोत्र यानी किली हैं। और इन गोत्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। ये सिर्फ नाम नहीं है। मतलब शादी विवाह के मामलों में? हाँ, खासकर उसमें एक ही गोत्र में विवाह पूरी तरह से वर्जित है, जिसे ये लोग गोतिया कहते हैं। ये तो समाज को जोड़े रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका लगता है। सही कहा, ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने का एक तरीका है। विवाह की बात करें तो इनमें एक पत्नी विवाह तो आम है। हाँ, लेकिन बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी प्रथा का जिक्र है, सेवा विवाह। सेवा विवाह, ये बहुत खास है। इसमें दूल्हा दुल्हन के परिवार की सेवा करता है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, वो एक तरह से अपनी मेहनत से वधु मूल्य चुकाता है। वाह! इससे समुदाय के भीतर सामाजिक और आर्थिक संबंधों की गहराई का पता चलता है। और उनकी सामाजिक इकाइयां भी हैं, है ना? जैसे गांव और फिर पढ़ा। हाँ, गांव के प्रधान को महतो कहते हैं और कई गांवों को मिलाकर पढ़ा बनता है। और एक जगह है जिसका जिक्र बार बार आता है, अखड़ा। अखड़ा, ये तो गांव का दिल है। कहने को तो नाच का मैदान है, पर असल में सब कुछ वहीं होता है, पंचायतें, त्योहार। बिल्कुल, ये उनका कम्युनिटी सेंटर है। तो यहाँ से बात और भी रोचक हो जाती है। इनकी संस्कृति बहुत जीवंत लगती है। बहुत ज्यादा। स्रोत में एक खास नृत्य यदुर का जिक्र है। हाँ, यदुर, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं। ये नृत्य और संगीत उनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, खासकर उनके त्योहारों में। इनके 2 प्रमुख त्योहार हैं, सरहुल और कर्मा। हाँ, सरहुल में नए फूलों को पहना जाता है, ये वसंत का उत्सव है। और कर्मा में? कर्मा पेड़ की एक डाली की पूजा होती है। ये अच्छे कर्म और भाग्य का त्योहार है। अच्छा, और इनके पहनावे और खान-पान का भी उल्लेख है। हाँ, महिलाओं के पारंपरिक वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। और इनका एक मुख्य पेय है हड़िया। ये चावल से बनता है ना? जी, चावल की बियर कह सकते हैं। ये सामाजिक और धार्मिक दोनों मौकों पर जरूरी होता है। दिलचस्प बात यह है कि इनके खानपान में कुछ मान्यताएं भी हैं। जैसे ये बंदर और तोता जाति के पक्षियों का मांस नहीं खाते। अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? हो सकता है ये उनके कुल चिन्ह या टोटेम से जुड़ा हो। ये छोटी छोटी बातें ही उनकी सांस्कृतिक पहचान को और गहरा बनाती हैं। अगर हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका आधार क्या है? स्रोत साफ बताते हैं कि ये मुख्य रूप से एक कृषक जनजाति हैं। और चावल इनका मुख्य भोजन है। बिल्कुल, और ये कृषि सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये उनकी धार्मिक मान्यताओं से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। आप उनके प्रमुख देवता धर्मेश की बात कर रही हैं। हाँ, धर्मेश, जिन्हें ये सूर्य का प्रतीक मानते हैं। ये तो स्वाभाविक भी है। एक कृषक समाज के लिए सूर्य से बड़ा देवता कौन हो सकता है? सही कहा। इसके अलावा पहाड़ देवता है, मरंग बुरु, ग्राम देवता है ठाकुर देव, और कुल देवता भी हैं। पूर्वज आत्मा। जी, वे अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। स्रोतों में जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास का भी जिक्र मिलता है। हाँ, मिलता है। और ये अपने मृतकों को दफनाते हैं, जलाते नहीं। और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। जी, और यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें पाहन कहा जाता है। पाहन? हाँ, वही पूजा पाठ और बलि जैसी सारी रस्में करवाते हैं। तो अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे अनोखा है। धुमकुरिया। हाँ, धुमकुरिया। ये एक तरह का युवा गृह है, या हम इसे एक सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान कह सकते हैं। ये सचमुच एक अद्भुत व्यवस्था है। बहुत प्रगतिशील सोच है इसके पीछे। एक तरह से अनिवार्य है। एक तरह से, हाँ। ये सामाजिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है ना? हाँ, बिल्कुल। लड़कों के युवा गृह को जोंक एड़पा कहते हैं। जोंक एड़पा। इसके मुखिया को धांगर कहा जाता है। और लड़कियों के युवा गृह को पेल एड़पा कहते हैं। जी, और उसकी देखभाल एक वरिष्ठ महिला करती हैं जिन्हें बड़की धांगड़िन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ रहने की जगह तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी संस्था है जहां युवाओं को अपनी जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, यह उनकी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही संगठित, बहुत ही सोचा समझा तरीका है। तो
इन सब जानकारियों को अगर हम जोड़ कर देखें तो तस्वीर साफ होती है। हमने देखा कि ओराओं जनजाति एक बेहद संगठित सामाजिक व्यवस्था, प्रकृति से गहरे जुड़ाव और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की एक अनूठी प्रणाली के साथ जीती है। बिल्कुल। और धूमकुरिया जैसी संस्था ये दिखाती है कि सामुदायिक शिक्षा और सांस्कृतिक निरंतरता उनके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक जनजाति का अध्ययन नहीं है, नहीं, बल्कि ये समाज को संगठित करने और ज्ञान को आगे बढ़ाने के एक बिल्कुल अलग मॉडल को समझना भी है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सोचना लाजमी है कि धूमकुरिया जैसी प्राचीन संस्थाएं अपने अस्तित्व और प्रासंगिकता को कैसे बनाए रखती होंगी। ये बहुत जरूरी सवाल है। और अगर ये संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं तो एक समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा खो देता है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वे हमें झारखंड की एक बहुत ही प्रमुख जनजाति मुंडा समुदाय की दुनिया में ले जाते हैं। और ये दस्तावेज मतलब सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, इनमें उनके समाज, उनकी परंपराओं और उनकी पूरी जीवन शैली की एक बहुत गहरी झलक मिलती है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी की परतें खोलें और समझें कि मुंडा समुदाय को क्या चीज इतना अनूठा बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर मुंडा है कौन? इन दस्तावेजों में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। मुंडा शब्द का मतलब ही है विशिष्ट व्यक्ति या फिर गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो ऐसा लगता है जैसे उनका नाम ही अपने आप में एक पदवी है। हाँ, ये तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प मतलब मुझे जो लगता है वो ये है कि वे खुद को मुंडा नहीं कहते। अच्छा? वो खुद को होड़ो को कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर। तो ये पहली ही बात हमें ये बताती है कि किसी भी समुदाय की दो पहचान होती हैं, एक जो दुनिया उन्हें देती है और एक जो वो खुद अपनी मानते हैं। सही बात है। होड़ो को उनकी अपनी अंदरूनी पहचान है। बिल्कुल। और ये स्रोत ये भी बताते हैं कि वे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है और मुख्य रूप से झारखंड में ही पाए जाते हैं। मतलब ये जनजाति इसी मिट्टी से, इसी भूगोल से जुड़ी हुई है। और ये जुड़ाव आपको उनके पूरे सामाजिक ताने बाने में दिखेगा। समाज पितृसत्तात्मक है, मतलब वंश पिता के नाम पर चलता है, जिसे वो खूंड कहते हैं, है ना? हाँ, खूंड। लेकिन समाज का जो असली आधार है वो है उनका गोत्र, जिसे किली कहा जाता है। ये सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं है, ये उनकी पहचान का केंद्र है। किली के बारे में और क्या बताया गया है इन दस्तावेजों में? मतलब ये सिस्टम काम कैसे करता है? हर किली या कहिए गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई पक्षी, और वो प्रतीक उनके लिए पवित्र होता है, उसे नुकसान पहुंचाना मना है। तो ये प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को दिखाता है। वही तो। और सबसे बड़ी बात, एक किली के लोग खुद को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं, भाई बहन, इसलिए उनके बीच शादी नहीं हो सकती। ये एक तरह का सामाजिक नियम है जो समुदाय को जोड़े रखता है। और इन दस्तावेजों में युवाओं के लिए खास जगह गित्योड़ा का भी जिक्र है। ये क्या है? किसी तरह का स्कूल या? इसे आप एक पारंपरिक युवा गृह कह सकते हैं। ये वो जगह थी जहां किशोरों को समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, संगीत, नृत्य, मतलब अपनी संस्कृति की पूरी शिक्षा दी जाती थी। वाह! ये उन्हें एक जिम्मेदार वयस्क बनाने की प्रक्रिया का केंद्र था। ये सब एक इमारत नहीं थी, ये एक संस्था थी। मतलब शिक्षा और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक पूरा संगठित तरीका था उनके पास। चलिए अब शादी ब्याह की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ आकर तो मामला और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। हाँ, यहाँ तो बहुत विविधता है। एक नहीं, कई तरह के विवाह का जिक्र है। हाँ, और ये विविधता उनके समाज की सोच को दर्शाती है। सबसे आम है राजी खुशी विवाह। ये तो नाम से ही लग रहा है। हाँ, जो आज के प्रेम विवाह जैसा है, जहाँ लड़का लड़की की सहमति सबसे जरूरी है। लेकिन फिर एक आता है हरण विवाह, मतलब मेले से लड़की का हरण करके शादी करना। ये आज के समय में सुनने में बहुत अजीब और शायद गलत भी लगता है। जरूर लगता है, लेकिन इसे उस समाज के संदर्भ में देखना होगा। और देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक हठ विवाह भी है। हठ विवाह? इसमें लड़की अपनी मर्जी से जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लगती है, जब तक कि लड़का शादी के लिए मान न जाए। तो एक तरफ पुरुष की इच्छा है, तो दूसरी तरफ स्त्री का हठ भी है। ये दिखाता है कि अधिकार और मर्जी की धारणा कितनी जटिल थी। ये तो वाकई एक अनोखा संतुलन है। और एक सेवा विवाह का भी जिक्र है। ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी लगती है। ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसमें अगर कोई लड़का वधू मूल्य, जिसे गोनोंग टाका कहते हैं,
वो नहीं दे पाता। अच्छा, तो वधू मूल्य की भी प्रथा है। हाँ, तो अगर वो नहीं दे पाता तो वो होने वाली दुल्हन के घर जाकर उनके परिवार की सेवा करता है। उसका परिश्रम, उसकी मेहनत ही वधू मूल्य बन जाती है। मतलब किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना रिश्ते बनाने का ये तरीका। एक तरह की सामाजिक सुरक्षा भी हुई। बिल्कुल। समाज में हर किसी के लिए एक रास्ता था। और सिर्फ विवाह ही नहीं, अगर रिश्ता न चले तो उसके लिए भी व्यवस्था है। तलाक की। हाँ, तलाक की प्रथा है जिसे साक मचरी कहते हैं, और इसका फैसला पंचायत करती है। ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। और विधवा विवाह? उसे भी पूरी मान्यता दी गई है जिसे सगाई कहा जाता है। तो ये दिखाता है कि उनका समाज कितना व्यवहारिक और प्रगतिशील था। जीवन की हर सच्चाई के लिए जगह थी। शादी ब्याह की इतनी सारी रस्में हैं तो जाहिर है इनमें खास पहनावे और त्योहारों का भी बड़ा रोल होता होगा। निश्चित रूप से। पुरुष एक खास कपड़ा पहनते हैं जिसे बटोई कहते हैं, और महिलाएं जो पहनती हैं उसे करैया कहा जाता है। और त्योहार? त्योहार तो सीधे उनकी जिंदगी से जुड़े हैं। सरहुल, कर्मा, सोहराय और बुरू परब, ये सब प्रकृति, खेती और जंगल के उत्सव हैं। इन दस्तावेजों में एक सोसो बोंगा रस्म का भी जिक्र है। ये क्या है? ये बच्चे के जन्म से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। इसमें बच्चे को औपचारिक रूप से समुदाय और उसके गोत्र मतलब किली में शामिल किया जाता है। तो एक तरह से उसका सामाजिक नामकरण हुआ ये? हाँ, बिल्कुल। ये बच्चे को एक व्यक्ति से समुदाय का हिस्सा बनाने की पहली सीढ़ी है। समुदाय, ये शब्द बार बार लौट कर आ रहा है। उनकी धार्मिक मान्यताओं में भी क्या यही सामुदायिक भावना दिखती है? उनके देवता कौन है? उनकी पूरी धार्मिक दुनिया, आप कह सकते हैं, प्रकृति और समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देवता हैं सिंह बोंगा। सिंह बोंगा, जिन्हें सूर्य का रूप माना जाता है। सूर्य जो जीवन देता है, ऊर्जा देता है, तो जाहिर है वो सबसे ऊपर हैं। और सिंह बोंगा के अलावा उनके बाकी देवता भी किसी मंदिर में नहीं, बल्कि उनके आसपास की दुनिया में ही रहते हैं। जैसे हाथू बोंगा यानी गांव के देवता, हाथू बोंगा, देशावली जो गांव की सबसे बड़ी देवी हैं, इकिर बोंगा यानी जल के देवता, और बुरू बोंगा यानी पहाड़ के देवता। मतलब पूरा पर्यावरण ही उनके लिए पवित्र है। वो प्रकृति के बीच रहते नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट, तो उनका पूजा स्थल कैसा होता होगा? अगर देवता पहाड़ और जल में है तो क्या मंदिर होते हैं? यही तो खास बात है। उनका पूजा स्थल, जिसे सरना कहते हैं, कोई इमारत नहीं होती। ये आमतौर पर पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट होता है। सेक्रेड ग्रोव जिसे कहते हैं। हाँ, वही। फिर से वही बात सामने आती है कि ईश्वर किसी चार दीवारी में नहीं बल्कि खुली प्रकृति में है। और इन पूजा पाठ को कराने वाले भी कोई खास लोग होते होंगे? हाँ, गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहते हैं। हाँ। उसका एक सहायक भी होता है, पुजारिया पनभरा। अच्छा। लेकिन एक और दिलचस्प किरदार है देवड़ा। ये वो व्यक्ति है जो झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और मतलब बीमारियों को दूर करने का काम करता है। तो एक तरफ संगठित सामुदायिक पूजा के लिए पाहन है, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत समस्याओं के लिए देवड़ा। बिल्कुल, एक बहुत ही विकसित आध्यात्मिक व्यवस्था है। धर्म की तरह ही क्या उनकी अपनी कोई राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था भी थी? मतलब गांव कैसे चलता था? बिल्कुल था, और वो भी बहुत संगठित थी। हर गांव की अपनी एक पंचायत होती थी जिसे हाथू कहते हैं। और उसका मुखिया मुंडा कहलाता था। ये शासन की पहली और सबसे बुनियादी इकाई है। और अगर कोई विवाद गांव में ना सुलझे तो, या मान लीजिए दो गांवों के बीच कोई मसला हो? कई गांवों को मिलाकर एक बड़ी पंचायत बनती थी जिसे परहा या पढ़ा कहा जाता था, और इसका प्रमुख मानकी कहलाता था। तो ये एक तरह की सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती थी। हाँ, आप कह सकती हैं। बड़े और जटिल मामलों का निपटारा वहीं होता था। ये दिखाता है कि उनकी न्याय व्यवस्था कितनी व्यवस्थित और स्तरों में बटी हुई थी। ये तो कमाल है। जन्म, जीवन, शासन। अब मृत्यु की बात करते हैं। इन दस्तावेजों में मृत्यु के बाद की रस्मों का भी जिक्र है जो बहुत खास लगती हैं। हाँ, और यहाँ आकर पुरखों के साथ उनका रिश्ता बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है। शव को दफनाने की प्रथा ज्यादा प्रचलित है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। तो क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जिस जगह पर गांव के पुरखों की हड्डियां दबी होती हैं, उस जगह को सासन कहते हैं। सासन? तो ये कब्रिस्तान जैसी जगह हुई? कब्रिस्तान से कहीं ज्यादा। यह उनके इतिहास का एक तरह से जीवंत प्रमाण है। हर पुरखे की याद में उस सासन में एक बड़ा पत्थर गाड़ा जाता है। पत्थर? हाँ, पत्थर, जिसे सासन दिरी या हड़गड़ी कहते हैं। दिरी का मतलब होता है पत्थर।
ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उनके वंश का नक्शा है, उनकी जड़ों का भौतिक सबूत है। मतलब पूरा का पूरा वंशवृक्ष पत्थर पर लिखा हुआ है। हाँ, आप इन पत्थरों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा खानदान कितना पुराना है और कहाँ से आया है। ये तो अद्भुत है। ये अपने पुरखों और अपनी जमीन से जुड़े रहने का कितना शक्तिशाली तरीका है। तो जाहिर है उनकी अर्थव्यवस्था भी इसी जमीन से जुड़ी होगी। निश्चित रूप से उनका जीवन यापन पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। और पशु उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उनकी पूजा के लिए एक पूरा त्योहार है, सोहराय। अच्छा, सोहराय पशुओं का त्योहार है। हाँ, पशु सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि समुदाय और परिवार का हिस्सा हैं। खाने पीने में भी कोई खास चीज है जो हर मौके पर जरूरी हो? हाँ, हड़िया, इसका जिक्र हर जगह मिलता है। ये चावल से बनी एक तरह की बियर होती है। अच्छा। और ये उनके हर सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना कोई भी समारोह अधूरा माना जाता है। कृषि की बात करें तो मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है जमीन को लेकर उनका ज्ञान। उन्होंने अपनी जमीन को 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। हाँ, और ये उनका पारंपरिक ज्ञान कितना वैज्ञानिक था, ये दिखाता है। उन्होंने भूमि को उसकी उपज के आधार पर वर्गीकृत किया। पहली, पंकु। पंकु? ये वो जमीन है जो सबसे उपजाऊ होती है और हमेशा अच्छी फसल देती है। और दूसरी है नागरा, ये औसत उपज वाली भूमि। और तीसरी, खिरसी। इसका क्या मतलब है? खिरसी मतलब बालू वाली जमीन, जो कम उपजाऊ होती है। अब आप सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने अपनी जमीन की गुणवत्ता को कितनी बारीकी से समझा था। सही बात है। किस जमीन पर कितनी मेहनत करनी है, उससे कितनी उम्मीद रखनी है, ये ज्ञान उन्हें पीढ़ियों से था। और यही ज्ञान उनकी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा आधार था। तो इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रख कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मेरे लिए तो एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर, संगठित और प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में रहने वाला है। बिल्कुल सही। सासनधिरी में पुरखों से जुड़ाव से लेकर सिंगबोंगा की पूजा में प्रकृति के प्रति सम्मान तक, और परहा पंचायत के सामुदायिक न्याय से लेकर सेवा विवाह की सामाजिक समझ तक, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ रिवाजों का एक ढेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है, एक संतुलित तरीका है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। इन दस्तावेजों में जिक्र है कि मुंडा बस्तियों को खूंटकट्टी भूमि कहते हैं, यानी वो जमीन जिसे उन्होंने ही जंगल साफ करके बसाया है, और ये भी कि शिक्षा उनका नैसर्गिक अधिकार है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा समुदाय जिसका इतना मजबूत पारंपरिक ज्ञान और इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हों, वो आज की आधुनिक दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा होगा? ये संतुलन बनाना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, या शायद एक बहुत बड़ा अवसर? आज हम झारखंड की 2 प्रमुख जनजातियों पर बात करने वाले हैं, हो और खरवार। और हमारे पास जो नोट्स हैं वे किसी अध्ययन सामग्री जैसे हैं, मतलब तथ्य और जानकारी से भरे हुए। बिल्कुल। और जब मैंने इन्हें देखा तो लगा कि एक तरफ एक समुदाय है जिसकी पहचान उसकी बेहद संगठित शासन व्यवस्था से है, और दूसरी तरफ एक ऐसा समुदाय है जिसकी पहचान एक नैतिक मूल्य से जुड़ी है, एक आदर्श से। हाँ, तो आज हमारा मिशन है इन सभी तथ्यों को एक एक करके समझना, कुछ भी छोड़े बिना। चलिए इस जानकारी की पड़ताल शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हो जनजाति से। स्रोतों के अनुसार ये झारखंड की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। हाँ, मतलब काफी बड़ी आबादी है इनकी। और इनका सबसे ज्यादा जमाव कोल्हान प्रमंडल में है। और यहाँ एक शब्द है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये मानव शास्त्रीय वर्गीकरण हमें उनकी प्राचीन जड़ों का संकेत देता है। एक तरह से ये दक्षिण एशिया के शुरुआती निवासियों में से हैं। अच्छा, इनके समाज की बात करें तो ये पहले मातृसत्तात्मक था, जो अब पितृसत्तात्मक हो गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इससे सत्ता और संपत्ति का पूरा प्रवाह ही बदल गया होगा। और विवाह में समगोत्रीय विवाह, मतलब एक ही गोत्र में शादी, वर्जित है। ये तो कई जनजातीय समाजों में आम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममेरे भाई और बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, इससे सामाजिक गठबंधन और भी मजबूत होते हैं। यहाँ विवाह के कई रूप भी मौजूद हैं जो समाज के लचीलेपन को दिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे एक है अंडी या ऊपर टिपाई विवाह, जिसमें हरण करके शादी होती है। हाँ, और दूसरा है राजी खुशी विवाह। ये तो प्रेम विवाह हुआ। सही पकड़ा। और एक तीसरा भी है
आदेर विवाह, इसमें वर तब तक वधू के यहाँ रहता है जब तक वो वधू मूल्य चुका ना दे। मतलब अपनी प्रतिबद्धता साबित करने का एक तरीका। ठीक वैसे ही। अब आते हैं इनकी शासन व्यवस्था पर, जो मुझे बहुत व्यवस्थित लगी। मुंडा मानकी प्रशासन। इसे एक छोटी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का शुरुआती रूप भी कहा जा सकता है। इसकी संरचना भी बहुत स्पष्ट है। ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। और मुंडा का एक सहायक भी होता है। हाँ, डाकुआ। फिर 7 से 12 गांव का एक समूह होता है, जिसे पीर या परहा कहते हैं। और उस परहा का प्रधान होता है मानकी। तो ये एक पूरी व्यवस्था है, गांव से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक। और न्याय के लिए भी एक अलग पद है, पीरपंच। हाँ, परहा का न्यायिक प्रधान। यह दिखाता है कि कैसे समुदाय पारंपरिक रूप से अपना स्वशासन चलाते आए हैं। वाकई। अच्छा, इनकी संस्कृति से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, जैसे युवाग्रह को गितियोरा कहते हैं। हाँ, जहां उन्हें सामाजिक रीति रिवाज सिखाए जाते होंगे। और इनके प्रमुख पर्व हैं माघे, बाहा, डमुराई, हीरो, जोमोनामा और कोलोम। बहुत सुंदर नाम है। इनकी भाषा हो है, जो मुंडारी परिवार की है, और इनका मुख्य पेशा कृषि है। और प्रिय पेय? वो है इली, शायद चावल से बनी कोई पारंपरिक चीज होगी। संभव है। तो ये थी हो जनजाति। हाँ। अब बात करते हैं खरवार जनजाति की, जो झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। और ये हजारीबाग, पलामू, चतरा, रांची जैसे कई इलाकों में पाए जाते हैं। इनका संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से बताया गया है, जो हो से अलग है। हाँ, और कहते हैं कि ये खैरी झार से आए थे, इसीलिए इनका नाम खरवार पड़ा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान कुछ और ही है। बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये वीर और लड़ाकू जनजाति हैं और सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी समुदाय की पहचान का सत्य और बलिदान से जुड़ा होना उनके नैतिक मूल्यों को दिखाता है। सही कहा। और इनके समाज में एक बहुत ही रोचक बिंदु है। परिवार पितृ सत्तात्मक तो है, लेकिन पितृवंशीय नहीं है। ये इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। इसका मतलब है कि परिवार में अधिकार पुरुष के पास हो सकता है, लेकिन शायद वंश या संपत्ति का हस्तांतरण उस पारंपरिक वंश रेखा के अनुसार नहीं होता होगा। विवाह को सगाई कहते हैं और ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा होता है। ठीक है। और यहाँ भी गांव के समूह हैं। 4 गांव की पंचायत चट्टी कहलाती है, 5 की पचौरा और 7 की सतौरा। तो सहयोग की व्यवस्था यहाँ भी है। हाँ, और हो जनजाति की तरह इनमें भी युवाग्रह संस्था पाई जाती है, जिसे धूमकुरिया कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण समानता है। इनके प्रमुख पर्व हैं सरहुल, सोहराय, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी और फागु। तो पारंपरिक त्योहारों के साथ साथ इन्होंने दूसरे त्योहारों को भी अपनाया है। लगता तो यही है। और इनकी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य पेशा कृषि ही है। अब दोनों जनजातियों की धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। दोनों के सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं। एक ही प्रमुख देवता का होना, ये इन दोनों समुदायों के बीच किसी गहरे सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संबंध का संकेत हो सकता है। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है, और संकट के समय, घोर संकट या बीमारी के समय ये ओझा या मति की सहायता लेते हैं। ये दिखाता है कि कैसे समुदाय में अलग अलग आध्यात्मिक भूमिकाएं बटी हुई हैं। एक पुजारी अनुष्ठान के लिए और दूसरा संकट के समय उपचार के लिए। सही। और हमारे पास हो जनजाति की धार्मिक व्यवस्था की और भी विस्तृत जानकारी है। अच्छा। हाँ, इनके ग्राम देवता हैं पाहुई बोंगा, पृथ्वी देवता हैं ओरीबोडोम, और पहाड़ देवता हैं मरांगबुरो। तो देवता प्रकृति के अलग अलग तत्वों से जुड़े हैं। बिल्कुल। नाग देवता को नागे देवता कहते हैं और वर्षा देवता को दैसावली बोंगा। ये पैटर्न साफ दिखता है। ये समाज के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। और इनके धार्मिक अनुष्ठान देवरी यानी पुरोहित संपन्न कराता है। ठीक है। इसके अलावा हो जनजाति में भूत प्रेत, जादू टोना में भी विश्वास है, और शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं मौजूद हैं। तो यहाँ भी लचीलापन दिखता है। तो आज हमने देखा कि कैसे हो और खरवार दोनों जनजातियों की अपनी अपनी विशिष्ट सामाजिक संरचनाएं हैं, विवाह की अनूठी प्रथाएं हैं, और प्रकृति से जुड़ी गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं। हाँ, एक तरफ हो जनजाति की संगठित मुंडा मान की शासन प्रणाली है, तो दूसरी तरफ खरवार जनजाति की सत्य के लिए बलिदान वाली पहचान। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक खूबसूरत झलक है। सही बात है।
ये हमें दिखाती है कि एक ही क्षेत्र में कितनी अलग-अलग जीवन पद्धतियां और विश्व दृष्टिकोण एक साथ मौजूद हैं। अंत में एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगा। हमारे स्रोतों में खरवार जनजाति के बारे में कहा गया है कि वे सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं। हाँ, ये बात मेरे भी मन में रह गई। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब हम सूचना और तथ्यों की दुनिया में जी रहे हैं, तब सत्य के इस मूल्य का किसी समुदाय के लिए क्या मतलब हो सकता है? और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल, हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? तो चलिए, आज हमारे सामने जो स्रोत और ये हमें झारखंड की खड़िया जनजाति की दुनिया में ले जाते हैं। और सच कहूं तो इन पन्नों को पढ़ते हुए एक बात मेरे दिमाग में अटक गई। क्या? कि कैसे एक ही जनजाति असल में 3 अलग-अलग समुदायों का समूह हो सकती है, जिनके बीच आपस में शादी तक नहीं होती। हाँ, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो आज का हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। वो कौन सी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दरारें हैं जो खड़िया जनजाति को अंदर से बांटती हैं। और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा को आकर्षक बना देता है। अक्सर हम किसी भी जनजाति को एक ही इकाई मानकर चलते हैं ना? बिल्कुल, एक जैसा रहन सहन, एक जैसी परंपराएं। पर ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हकीकत कहीं ज्यादा जटिल और परतों वाली होती है। खड़िया जनजाति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो फिर इस ताने बाने को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही बड़ा अनोखा है, खड़िया। ये कहाँ से आया? इन पन्नों में लिखा है कि ये खड़खड़िया से आया है, जिसका मतलब है पालकी ढोने वाले। अच्छा, मतलब उनका नाम ही उनके पारंपरिक काम से जुड़ गया? हाँ, ये नामांकरण उनके काम से जुड़ी पहचान की तरफ इशारा करता है। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से आते हैं और झारखंड के गुमला, सिमडेगा, रांची जैसी जगहों पर इनकी अच्छी खासी आबादी है। लेकिन ये सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, सही है? स्रोत ये भी बताते हैं कि ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि असम और बंगाल तक फैले हुए हैं। बिल्कुल, और ये भौगोलिक फैलाव भी मायने रखता है। इसका मतलब है कि ये समुदाय अलग-अलग संस्कृतियों के संपर्क में रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो उनकी अंदरूनी बनावट है। हाँ, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। ये एक जनजाति नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग समूह है। पहाड़ी खड़िया, ढेल की खड़िया और दूध खड़िया। और कमाल की बात यह है कि इनके बीच शादी ब्याह नहीं होता। ये तो एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जो समुदाय के अंदर ही खींच दी गई है। ये सिर्फ एक लक्ष्मण रेखा नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक दीवार है। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये नियम उनके सामाजिक संबंधों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और इस दीवार को और ऊंचा करती है उनकी आर्थिक स्थिति। बिल्कुल। अच्छा, तो ये विभाजन सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि अमीर गरीब का भी है। हाँ, और ये बहुत साफ तौर पर दिखता है। स्रोत कहते हैं कि पहाड़ी खड़िया इन तीनों में सबसे पिछड़े हैं, जो आज भी काफी हद तक कह सकते हैं कि पुराने और आदिम तरीकों से अपना गुजारा करते हैं। और दूसरी तरफ हैं दूध खड़िया, जो सबसे ज्यादा संपन्न और विकसित माने जाते हैं, और ढेल की खड़िया इन दोनों के बीच में आते हैं। तो जाहिर है पैसे की ये ऊंच नीच समाज में बनी इस दूरी को और भी पक्का कर देती होगी। बिल्कुल, ये आर्थिक असमानता और सामाजिक दूरी को और गहरा करती है। ये सिर्फ उनके बैंक बैलेंस का फर्क नहीं है, ये उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाजों, शायद दुनिया को देखने के उनके नजरिए को भी अलग कर देता होगा। चलिए, इस समाज को और करीब से देखते हैं। परिवार की बात करें तो यहाँ पुरुष की ही चलती है और वंश भी पिता के नाम से आगे बढ़ता है। मतलब एक ठेठ पितृसत्तात्मक ढांचा है। हाँ, और इसके साथ ही स्रोत ये भी बताते हैं कि समुदाय में एक से ज्यादा शादी करने का चलन भी है, जिसे बहुविवाह कहते हैं। लेकिन असली कहानी तो इनके शादी करने के तरीकों में छिपी है। ओ हाँ, ये वाला हिस्सा तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। सबसे आम तरीका है ओलोलदाय, जैसे असल विवाह भी कहते हैं। नाम से ही लगता है कि ये घर वालों की रजामंदी से होने वाली पारंपरिक शादी है। असल विवाह शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि समाज इसी को सबसे सही और आदर्श मानता है। ये समाज की व्यवस्था को दिखाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि समाज ने दूसरे तरीकों के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं। और वो दरवाजे भी क्या है? एक है उधरा उधरी, सहपलायन विवाह, मतलब लड़का लड़की अपनी मर्जी से भागकर शादी कर लें। फिर एक है राजी खुशी, जो सीधा सीधा प्रेम विवाह है। हाँ, लेकिन रुकिए, एक कहानी में ट्विस्ट भी है। एक तरीका है तापा, यानी अपहरण करके शादी करना। और एक और है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, ढुकुचोल की है। हाँ, अनाहूत विवाह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लड़की बिना बुलाए लड़के के घर जाकर रहने लगती है।
ये जताने के लिए कि वो उससे शादी करना चाहती है। अरे बाप रे! मतलब एक ही समाज में अरेंज मैरिज, लव मैरिज, भागकर शादी, अपहरण और लड़की का खुद लड़के के घर चले जाना, ये सब तरीके मौजूद हैं। यही तो इस समाज की सबसे जटिल और आकर्षक सच्चाई है। ये तो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। एक तरफ समाज की इज्जत वाला असली विवाह और दूसरी तरफ अपहरण। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये दिखाता है कि समाज में नियमों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। असल विवाह स्थापित व्यवस्था का प्रतीक है, लेकिन राजी खुशी और उधरा उधरी ये दिखाते हैं कि व्यक्तिगत पसंद और प्यार को भी समाज ने किसी न किसी रूप में जगह दी है। और तापा यानी अपहरण, तापा जो मन्ने आज बहुत क्रूर लग सकता है। हो सकता है कि वो किसी पुरानी परंपरा का बचा हुआ हिस्सा हो, या फिर कठोर सामाजिक नियमों को तोड़ने का एक हिंसक तरीका। मतलब ये समाज एक पत्थर की लकीर पर नहीं चलता। यहाँ अलग अलग सोच के बीच एक तरह का संतुलन बना हुआ है। बिल्कुल, ये विविधता ही इनकी संस्कृति की जान है। अब सवाल ये उठता है कि इतने जटिल समाज को चलाया कैसे जाता है? हाँ, कोई तो व्यवस्था होगी, कोई तो सिस्टम होगा जो इन सब चीजों को संभालता होगा। और उनके पास अपनी एक पूरी शासन व्यवस्था है। स्रोत बताते हैं कि इनके यहाँ एक युवा गृह होता है जिसे गोतियों कहते हैं। गोतियों या युवा गृह, ये कई आदिवासी समाजों की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये सिर्फ लड़के लड़कियों के मिलने की जगह नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक तरह का स्कूल है जहां नौजवानों को अपनी संस्कृति, परंपराएं, नियम कानून और जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं। अच्छा, मतलब ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक औपचारिक तरीका। बिल्कुल। और गांव के लेवल पर गांव के मुखिया को तो प्रधानी कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक जातीय पंचायत होती है जिसे धीरा कहते हैं। धीरा। और इस पंचायत का जो मुखिया होता है उसे बंदिया कहा जाता है। ये नाम तो काफी खास है। धीरा और बंदिया, ये शब्द बताते हैं कि उनके पास अपनी एक आत्मनिर्भर न्याय व्यवस्था है, एक तरह की पैरेलल कोर्ट। मतलब बाहरी पुलिस या कचहरी पर निर्भरता कम। हाँ, बिल्कुल। तो ये धीरा किस तरह के मामले सुलझाती होगी? जमीन के झगड़े, शादी ब्याह की दिक्कतें। बिल्कुल यही सब। संसाधनों के बंटवारे से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों के उल्लंघन तक हर तरह के मसले धीरा के सामने आते हैं। बंदिया और पंचायत के दूसरे सदस्य मिलकर समुदाय के अपने कानूनों के हिसाब से फैसला करते हैं। तो हमने उनके समाज और शासन की गहरी परतों को देखा जो उस शुरुआती विभाजन से जुड़ी हैं। मुझे अब ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो इन तीनों समूहों को, पहाड़ी, ढेलकी और दूध खड़िया को एक साथ जोड़ती भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बात करें तो उनकी अपनी भाषा है जिसे खड़िया ही कहते हैं। अच्छा। और ये भाषा मुंडारी भाषा परिवार का हिस्सा है। मुंडारी मतलब ये उन्हें झारखंड की दूसरी जनजातियों जैसे मुंडा, हो और संथाल से भी जोड़ती है। हाँ, भाषाई तौर पर ये उन्हें एक बड़े सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा बनाती हैं। ये उनके ऐतिहासिक रिश्तों का एक मजबूत सबूत है। और धर्म? अब आते हैं धर्म पर, जो शायद सबसे मजबूत जोड़ने वाली कड़ी हो सकती है। उनके सबसे बड़े देवता हैं बेला भगवान या ठाकुर, जिन्हें सूरज का रूप माना जाता है। सूरज की पूजा जो रोशनी और जीवन का स्रोत है, ये प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। बिल्कुल, वो प्रकृति को खुद से अलग नहीं बल्कि अपने जीवन का ही एक हिस्सा मानते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ सूरज तक ही नहीं है, उनके दूसरे देवी देवता भी सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे पारदोबो यानी पहाड़ देवता, बोराम जंगल के देवता, और गुमी यानी सरना देवी जो पवित्र जंगल की देवी हैं। मतलब पहाड़, जंगल, जमीन सब पूजनीय है। हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए पूरा कुदरत ही एक मंदिर है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी भाषा में भगवान को गिरिंगबेरी या धर्मराजा भी कहते हैं। बेला, भगवान, ठाकुर, गिरिंगबेरी, धर्मराजा, एक ही ईश्वर के लिए इतने सारे नाम, ये उनकी समृद्ध सोच को दिखाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी एक पेच है। जब हम उनके धार्मिक प्रधान या पुजारी की बात करते हैं तो स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आमतौर पर उनके धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी बंटवारा है। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ पहाड़ी खड़िया के पुजारी को दिहुरी कहते हैं, जबकि ढेलकी और दूध खड़िया के पुजारी को पाहन कहा जाता है। एक मिनट, उनके पुजारी का नाम भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस समूह से हैं।
ये तो ऐसा है जैसे एक ही धर्म में अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग पद हों। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विभाजन तो उनकी आस्था की जड़ों तक पहुंच गया है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है। याद है हमने बात की थी कि पहाड़ी खड़ियां सबसे पिछड़े हैं। हाँ। उनके पुजारी का अलग नाम होना ये दिखाता है कि शायद उनकी धार्मिक प्रथाएं भी बाकियों से थोड़ी अलग हों। मतलब ये उस सामाजिक और आर्थिक विभाजन को एक धार्मिक मोहर भी लगा देता है। हाँ, ये सिर्फ नाम का अंतर नहीं है, ये उनकी पहचान के गहरे अंतर को दिखाता है। वाह, मतलब जो धागा उन्हें जोड़ता हुआ दिख रहा था यानी धर्म, उसके अंदर भी एक बारीक लेकिन मजबूत दरार मौजूद है। तो उनके त्योहारों का क्या? स्रोत में बिडकादो, लेटा, बंगारी और नयोदिम जैसे कुछ नाम दिए गए हैं। हालांकि स्रोत इन त्योहारों के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, लेकिन इनके नाम ही उनकी अनोखी संस्कृति की झलक देते हैं। ज्यादातर आदिवासी त्योहारों की तरह ये भी शायद खेती किसानी के चक्र या मौसम के बदलने से जुड़े होंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। खड़िया एक ऐसी जनजाति है जो ऊपर से एक दिखती है लेकिन अंदर से 3 हिस्सों में बटी है। पहाड़ी, ढेलकी और दूध खड़ियां, जिनके बीच न सिर्फ शादी ब्याह की मनाही है बल्कि आर्थिक और यहाँ तक कि धार्मिक स्तर पर भी फर्क है। एक ऐसा समाज जहाँ शादी के लिए परंपरा भी है, प्यार भी है और अपहरण भी। और इस सब को संभालने के लिए उनकी अपनी पंचायत और अपने कानून हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये हमें सिखाता है कि किसी भी आदिवासी पहचान को एक समान या सरल मान लेना कितनी बड़ी गलती है। सही बात है। ये एक जटिल परतों वाला समाज है। सिर्फ खड़िया जनजाति कह देना काफी नहीं है। हमें हमेशा पूछना होगा आप कौन से खड़िया की बात कर रहे हैं, पहाड़ी, ढेलकी या दोद। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। स्रोतों में बार बार ये कहा गया है कि पहाड़ी खड़िया आदिम तरीके से जीते हैं। आदिम, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में पिछड़ेपन की एक तस्वीर बनती है ना? और यही सवाल सबसे जरूरी है। आज की दुनिया में आदिम का मतलब क्या है? क्या प्रकृति के साथ मिलकर कम से कम संसाधनों में जीना आदिम है, या फिर ये जीने का एक ऐसा टिकाऊ तरीका है जिसे आज की आधुनिक दुनिया शायद भूल चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम बाहरी लोग इस शब्द को जिस नजर से देखते हैं, क्या खड़िया लोग खुद अपने जीवन को उसी नजर से देखते होंगे? क्या वो इसे अपनी एक कमी मानते हैं या अपनी एक खास पहचान जिस पर उन्हें गर्व है? इसका जवाब इन स्रोतों में तो नहीं है, लेकिन ये सवाल हमारे सोचने के लिए जरूर है। झारखंड की आदिवासी दुनिया पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। बिल्कुल। जब हम आदिवासी शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही जैसी तस्वीर बनती है। एक ही तस्वीर बन जाती है, लेकिन ये नोट्स एक पूरी दुनिया खोलते हैं। हाँ, कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ कारीगर हैं, घुमंतु शिकारी हैं, बसे हुए किसान हैं, और हर किसी का जीने का तरीका, उनके रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत अलग है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की ये जनजातियां जो हजारों सालों से यहाँ रह रही हैं, अपनी अलग-अलग पहचान कैसे बनाए रखती हैं। और क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती भी है? ये सवाल ही दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं उन समुदायों से जिनकी पहचान उनके हुनर से है, मतलब कारीगर जनजातियां। हाँ। नोट्स में सबसे पहले मालही जनजाति का नाम आता है, जिन्हें बांस का जादूगर कहा जा सकता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि माली कोई एक ग्रुप नहीं है। अच्छा। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये काम के हिसाब से कई हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसे कुछ हैं बांस फोड़ महाली, जो सिर्फ बांस की टोकरियां और दूसरा सामान बनाते हैं। और कुछ पातर महाली भी है। हाँ, जो खेती किसानी करते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक ही जनजाति के अंदर कितनी स्पेशलाइजेशन थी। हर किसी का अपना एक खास काम था। और उनके समाज में एक रिवाज का जिक्र है, पौन टका, यानी वधू मूल्य। हमने भारत में ज्यादातर दहेज के बारे में सुना है, जहां लड़की का परिवार लड़के वालों को पैसे देता है। ये तो इसका ठीक उल्टा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ लेन देन नहीं है, ये दिखाता है कि समाज में महिला की भूमिका कितनी अहम थी। मतलब एक तरह का सम्मान। हाँ, एक तरह से उस परिवार का सम्मान है जहां लड़की जा रही है, क्योंकि वो अपने साथ अपनी मेहनत, अपना हुनर लेकर आती है। ये दहेज प्रथा की बिल्कुल उलट है, जहां दुल्हन के परिवार पर बोझ पड़ता है। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। मतलब अर्थव्यवस्था, सामाजिक सम्मान, रिश्ते सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही बात उनके विश्वासों में भी दिखती है। उनकी मुख्य देवी सूरजी देवी हैं, यानी प्रकृति की पूजा। और साथ ही वे अपने पूर्वजों को भी पूजते हैं,
जिसे गोड़मसाखी या बूढ़ा बूढ़ी पर्व कहते हैं। ये दिखाता है कि वे अपनी जड़ों को कितना मानते हैं। बांस के कारीगरों के अलावा नोट्स में लोहे का काम करने वालों का भी जिक्र है, जैसे लोहरा और करमाली जनजाति। हाँ, ये दोनों ही समुदाय पारंपरिक लोहार हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। क्या? लोहरा जनजाति खुद को असुर जनजाति का वंशज मानती है और असुरों को झारखंड की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है, जो लोहा गलाने की कला में माहिर थे। ओह, तो ये दावा सिर्फ एक कहानी नहीं है? नहीं, ये उनकी पहचान और उनके पुश्तैनी काम को एक ऐतिहासिक गहराई देता है। इसी तरह चीक बड़ा एक जनजाति का भी जिक्र है, जो बुनकर हैं, और उनके बारे में एक बात ध्यान खींचती है। उनके पंचायत के मुखिया को राजा कहा जाता है। हाँ, राजा शब्द एक आदिवासी समुदाय के लिए थोड़ा अलग नहीं लगता? क्या ये किसी बाहरी प्रभाव को दिखाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजा शब्द यहाँ किसी राजशाही का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के सम्मान और अधिकार को दिखाता है। अच्छा। ये असल में इस बात का सबूत है कि उनका अपना एक मजबूत सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम था, जिसे वे अपने ही शब्दों में सम्मान देते थे। उन्होंने बाहर से शब्द लिया, लेकिन मतलब अपना ही रखा। तो ये तो बात हुई उन कारीगरों की जिनका हुनर ही उनकी पहचान है, लेकिन हमारे नोट्स में कुछ ऐसे समुदायों का भी जिक्र है जिनकी जीवन शैली इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। ये वो लोग हैं जो आज भी हजारों साल पुराने तरीकों से जी रहे हैं, जिन्हें आदिम जनजाति कहा जाता है। इनकी दुनिया तो एकदम अलग होगी। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है असुर जनजाति से। जैसा हमने अभी बात की, ये लोहा बनाने की कला जानते थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजातियों में से हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषदों तक में इनका जिक्र मिलता है। हाँ, ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और फिर है बिरहोर, जो एक घुमंतू जनजाति है। नोट्स में लिखा है कि ये पत्तों की झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें कुंभा कहते हैं। और जब ऐसी कई झोपड़ियां एक साथ होती हैं तो उसे टांडा कहते हैं। ये नाम ही उनकी पूरी जीवन शैली की तस्वीर बना देते हैं। बिल्कुल। और बिरहोर समुदाय के अंदर भी एक दिलचस्प बंटवारा है। एक हैं उथलू या भूलियाज, जो पूरी तरह से घूमते फिरते रहते हैं, शिकार और जंगल से मिलने वाली चीजों पर निर्भर हैं। हाँ। और दूसरे हैं जांघी या थानिया, जो एक जगह बस गए हैं और थोड़ी बहुत खेती भी करने लगे हैं। तो एक ही समुदाय के अंदर दो अलग अलग जीवन शैलियां। हाँ, और ये दिखाता है कि समुदाय बदल रहा है। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच का एक रास्ता खोजने जैसा है। कुछ लोग अपनी पुरानी घुमंतू जिंदगी को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि कुछ को स्थायी जीवन में ज्यादा सुरक्षा दिखती है। यह एक समाज के विकास की लाइव तस्वीर है। सही कहा। इसी तरह पहाड़िया समुदाय का भी जिक्र है, खासकर सौरिया पहाड़िया। नोट्स बताते हैं कि ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते हैं और खुद को मलेर कहते हैं। हाँ, मलेर। उनकी खेती का तरीका भी अनोखा है। कुरवा, ये क्या होता है? कुरवा असल में झूम खेती का ही एक रूप है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वे जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ करके कुछ साल तक उस पर खेती करते हैं। जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वे उसे कई सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं, ताकि जंगल वहां दोबारा उग सके। और वे खेती के लिए दूसरी जगह चुन लेते हैं। हाँ, ये जंगल के साथ जीने का एक टिकाऊ तरीका रहा है। जमीन को बर्बाद करने का नहीं, बल्कि उसे आराम देने का। मतलब उनका पूरा जीवन चक्र जंगल और जमीन के इर्द गिर्द ही घूमता है। उनके त्योहार भी तो फसलों से ही जुड़े हैं। एकदम। जब नई फसल आती है तो गांगी आड़िया, बाजरे की फसल कटने पर पुनु आड़िया। उनका कैलेंडर मौसम और फसलों से तय होता है, तारीखों से नहीं। आदिम जनजातियों में एक और समुदाय है कोरवा, और उनके यहाँ शादी की एक प्रथा है, चढ़ के विवाह। नोट्स में लिखा है कि इसमें लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर शादी कर लेती है। एक मिनट, क्या? ये तो हमारी हर सोच को उल्टा कर देता है। हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत फैसिनेटिंग है तो ये दिखाता है कि सामाजिक नियम कितने अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ये प्रथा उन लड़कियों को अपनी पसंद से शादी करने का एक रास्ता देती हो जिन्हें शायद पारंपरिक तरीकों से अनुमति ना मिलती। या ये उन स्थितियों के लिए एक सामाजिक समाधान हो सकता है जहां लड़के का परिवार शादी के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। ये महिला की इच्छा का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है। तो हमने कारीगरों को देखा और फिर जंगल में रहने वाले घुमंतू लोगों को। अब उन बड़ी और बसी हुई जनजातियों की बात करते हैं जिनका अक्सर इस इलाके में दबदबा रहा है। हाँ, भूमि जनजाति से शुरू करते हैं, जिन्हें धनबाद में सरदार भी कहते हैं। ये सरदार नाम ही बताता है कि उनका सामाजिक रुतबा क्या था। वे जमीन से जुड़े लोग थे और उनका अपना एक व्यवस्थित धार्मिक ढांचा था।
उनके पुजारी को लाया कहते हैं और उनके मुख्य देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। यानी गांव के देवता। लेकिन उनकी तलाक की प्रथा के बारे में जो लिखा है वो कमाल का है। पति सिर्फ एक पत्ता फाड़कर, रिश्ता खत्म। हाँ, एक पत्ता फाड़कर तलाक की घोषणा कर देता है। ये कितना सांकेतिक है। कोई लंबा चौड़ा मुकदमा नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। सही कहा। ये दिखाता है कि उनके लिए सामाजिक समझौते कितने सीधे और स्पष्ट थे। पत्ता जुड़ा है तो रिश्ता है, पत्ता फट गया तो रिश्ता खत्म। ये प्रकृति से लिए गए प्रतीकों के जरिए समाज को चलाने का एक बेहतरीन उदाहरण है उनके जीवन की सादगी और गहराई दोनों को दिखाता है। और भूमिज से बिल्कुल अलग एक और जनजाति है चेरो। ये खुद को चौहान वंशी राजपूत मानते हैं। ये तो पहचान का एक बिल्कुल अलग दावा है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ जनजातीय समुदाय खुद को मुख्य धारा के शक्तिशाली सामाजिक ढांचों जैसे राजपूत व्यवस्था से जोड़कर अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि हम भी योद्धा हैं, हमारा भी एक गौरवशाली इतिहास है। बिल्कुल, ये अपनी पहचान को एक बड़ी कहानी से जोड़ने का एक तरीका था। 1 मिनट रुकते हैं। हमने अभी कारीगरों, घुमंतू लोगों और बसे हुए किसानों की बात की है। माहली, बिरहोर, भूमिज, चेरो, ऐसा लगता है जैसे एक ही राज्य के अंदर कई अलग अलग देश बसते हैं। हाँ, इन सब में कुछ समान भी है। क्या कोई ऐसा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? हाँ, बिल्कुल है। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद कुछ चीजें हैं जो लगभग सभी में कॉमन हैं। जैसे कि सबसे पहली और सबसे मजबूत चीज है उनका धर्म, जिसे सरना कहते हैं। प्रकृति की पूजा। हाँ, ये मूल रूप से प्रकृति की पूजा है। पेड़ों की, पहाड़ों की, नदियों की। उनका मानना है कि ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में बसा है। लेकिन हिंदू धर्म का भी तो असर दिखता है, जैसे शादी में सिंदूर का इस्तेमाल। हाँ, और यही तो संस्कृति की खूबसूरती है। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, लेकिन आसपास की संस्कृतियों से अच्छी चीजें लेने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। ये लेन देन हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। दूसरी समान बात है उनका सामाजिक ढांचा। ज्यादातर समाज पितृसत्तात्मक हैं, लेकिन शादी हमेशा अपने गोत्र के बाहर ही करनी होती है। ये नियम सामाजिक दायरा बढ़ाने और अलग-अलग परिवारों के बीच रिश्ते मजबूत करने का एक बहुत कारगर तरीका है। सही कहा। और अर्थव्यवस्था, क्या वो भी सबकी एक जैसी है? ज्यादातर की अर्थव्यवस्था कृषि और जंगल से मिलने वाली चीजों पर ही टिकी है, और इस अर्थव्यवस्था का दिल होता है साप्ताहिक हाट यानी बाजार। हाट तो सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक सामाजिक केंद्र है। वहीं रिश्ते तय होते हैं, खबरें मिलती हैं और पूरे हफ्ते की थकान दूर होती है। वो उनका सोशल मीडिया, शॉपिंग मॉल और कम्युनिटी सेंटर सब कुछ एक ही जगह पर है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो झारखंड की ये आदिवासी दुनिया एक खूबसूरत मोज़ेक्स की तरह है। हाँ, जिसमें हर टुकड़े का अपना रंग है, अपनी पहचान है। महाली जैसा कारीगर, बिरहोर जैसा घुमंतू, भूमिज जैसा किसान। लेकिन जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं तब एक पूरी और मुकम्मल तस्वीर बनती है। एकदम सही कहा। ये नोट्स हमें यही दिखाते हैं कि परंपरा, रोजमर्रा की जिंदगी और पहचान कितने गहरे रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। पौन टका हो या चढ़के विवाह जैसी अनोखी प्रथा, ये सिर्फ अजीब रिवाज नहीं है, बल्कि ये उनके समाज को चलाने वाले नियम हैं, उनके जीने का तरीका है। ये जीवित संस्कृतियों की एक झलक है। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि बिरहोर और कोरवा जैसी कुछ जनजातियां घुमंतू शिकारी संग्रह करता है, जबकि ज्यादातर अब स्थायी किसान हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां जंगल कम हो रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं और विकास का मतलब सड़कें और इमारतें बन गया है, तो ये घुमंतू जीवन शैली खुद को कैसे बचा रही होगी? एक ऐसे समुदाय के लिए विकास का क्या मतलब हो सकता है जिसकी पहचान ही घूमने और जंगल से जुड़ी हो, किसी एक स्थायी पते से नहीं। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।